हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप? सबसे बढ़िया। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो स्टैट्स 2 से रिलेटेड होने वाला है। इससे पहले आपने एक वीडियो अपलोड किया है जिसपे किया कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन मिस हो चुके थे, यानी कि उस पर हमने कवर नहीं किया था, जिसमें आपका हाइपोथेसिस टेस्ट था। जैसे हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, आपका सिग्निफिकेंट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस के बारे में देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है। तो देखो, हाइपोथेसिस क्या होता है, वो जस्ट एज ए स्टेटमेंट होता है। ठीक है, किसी पॉपुलेशन का स्टेटमेंट होता है कि क्या हो सकता है। जैसे टाइम जो अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो उसका बोल दिया कि एवरेज एग्जाम टाइम 60 मिनट होगा। सपोज करो आप बैटरी यूज़ कर रहे हो तो बोल दिया कि बैटरी लाइफ का जो बैटरी की लाइफ है मोबाइल की वो 15 आवर के करीब है। तो ये जो हाइपोथेसिस होता है वो एक स्टेटमेंट होता है, किसी जेनरिक स्टेटमेंट पास किया जाता है। तो देखो, जो हाइपोथेसिस में होता है इसमें दो टर्म आ जाते हैं। तो एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है नल हाइपोथेसिस। इसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये आपका डिफॉल्ट एजम्पशन होता है। क्या होता है, ये डिफॉल्ट एजम्पशन होता है। ठीक, क्या होता है, ये डिफॉल्ट एजम्पशन होता है जो कि कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये तब तक आपका ट्रू होता है कि जब तक कि कोई एविडेंस इसको अदरवाइज प्रूफ ना कर दे। तो नल एविडेंस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये डिफॉल्ट एजम्पशन होता है। फिर ऐसे ही आपका दूसरा जो टर्म आता है वो आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है वो डाउट, सस्पिशन या फिर नए बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि सपोज करो कि नल हाइपोथेसिस अगर गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट में होता है, उसके अल्टरनेट में होता है। नल हाइपोथेसिस के अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो समझ में आ गया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम है ये कोर्ट केस का आप ले लो। ठीक है, आपने देखा होगा इंडिया में कोर्ट केस कैसे चलते हैं। तो एक हो गया कोर्ट केस में क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि कोई ये एक्स बंदा है, इसके ऊपर कोई मान लो कि FIR आपका दर्ज हो जाता है। ठीक है, FIR अगर इस पे होता है तो ये तब तक इनोसेंट होगा, ये पर्सन क्या होगा, इनोसेंट होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, जो नल हाइपोथेसिस माना जाएगा कि क्या है, ये पर्सन इनोसेंट है। ठीक है, अब भले क्राइम किया हो या ना क्राइम किया हो या ना किया हो। तो ठीक है, तो HO जो होगा नल हाइपोथेसिस ये क्या शो करेगा कि ये इनोसेंट है। और जिसका अल्टरनेटिव आपका हाइपोथेसिस होगा ये क्या होगा, ये होगा पर्सन जो है गिल्टी है। क्या है, पर्सन जो है वो गिल्टी है। तो जो कोर्ट है वो क्या करता है, कोर्ट जो आपका एज्यूम करके चलता है, डिफॉल्ट लेके चलता है कि कोई भी केस पे कि जो आपका कोर्ट जो व्यक्ति है वो क्या होगा, वो इनोसेंट होगा। कब तक इनोसेंट होगा, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसकी गिल्टी को प्रूव ना कर दे कि हाँ वो उसने क्या किया, कुछ क्राइम किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपका हाइपोथेसिस काम करता है। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करते हैं, एक एक करके जो PYQ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हाइपोथेसिस से। और आपको कुछ करना नहीं होता, आपको सिंपल, आपको केवल एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से, क्या कहते हैं। A medical study is testing the claim that the average sleep duration for adult is 7.5 hours। ये क्या बोल रहे हैं कि एक स्टडी हुआ जो टेस्ट क्लेम करता है कि जो एवरेज स्लीप आवर है एडल्ट का वो है 7.5 आवर्स का। ठीक है, with a standard deviation of 1.2 hours, a researcher suspect that true average sleep duration is greater than 7.5। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक टेस्ट हुआ जो कि क्लेम किया कि 7.5 आवर ये एवरेज स्लीप ड्यूरेशन, ठीक है, एडल्ट का। लेकिन जो रिसर्चर हैं वो इस पर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या है कि जो स्लीप ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन है 7.5 आवर के। तो आप यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है, मेडिकल जो स्टडी है, उसने क्या किया, एक एजम्पशन दिया, यानी कि डिफॉल्ट एजम्पशन उन्होंने किया कि जो आपका क्या है, जो आपका एवरेज स्लीप ड्यूरेशन है वो कितना बोल रहे हैं, कि ये बोल रहे हैं कि ये 7.5 है। ये ठीक है, ये डिफॉल्ट एजम्पशन है जो कि कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो जो आपका नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे वो क्या होगा, वो 7.5 है। अब यहाँ पे हम नीचे देखो, ये दिख रहा है कि एक रिसर्चर की टीम है, वो सस्पेक्ट करते हैं इस डेटा पे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि नहीं, क्या होना चाहिए कि जो ट्रू एवरेज स्लीप ड्यूरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 7.5 होना चाहिए। तो आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगा कि जो इसका एवरेज स्लीप ड्यूरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7.5 होना चाहिए। ठीक है, इसके अल्टरनेट में जाएगा। ठीक है, तो इतना केवल आपको इसमें समझना था। फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं,
स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपको बताने के नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा होगा। तो इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि अल्टरनेट जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो 7.7 होगा। तो यहाँ पर 7.7 क्या हो सकता, कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 7.5 है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। इसमें बोल रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, 7.5 बोल रहा है। जिसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि लेस देन 7.5, लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो रिसर्चर वो क्लेम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ट्रू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ये लेस देन है, तो ये भी क्लेम खत्म हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपका थर्ड ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो 7.5 है, हमारा भी 7.5 आ रहा है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका जो एवरेज स्लीप ड्यूरेशन आएगा वो ग्रेटर देन 7.5 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको जो दिया गया, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो देखना है, और उसके अगेंस्ट में यानी कि उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ें बोली जा रही है वो आपको देखना है। वो एक एक जो होगा वो होगा आपका नल हाइपोथेसिस, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी सिंपल होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। A tech company claims that the average time their employee take to solve a debugging task is 45 मिनट। ठीक है, कंपनी टेक कंपनी है, वो क्लेम करती है कि उसके एम्प्लॉय को किसी भी डिबगिंग टास्क को सॉल्व करने में क्या लगता है कि 45 मिनट लगता है। ठीक है, ये कंपनी का क्लेम है। तो जो कंपनी का क्लेम होगा वो क्या होगा, डिफॉल्ट जो क्लेम होगा वो क्या होगा, वही आपका नल हाइपोथेसिस होता है। तो यहाँ पे कितना है, 45 मिनट ये क्लेम कर रहा है, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, 45 मिनट। With a known standard deviation of 10 minutes, a skeptical manager believe this time is too high and takes a random sample of 64 टास्क। ये बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है ना कि 45 मिनट है, ऐसा नहीं है, 45 काफ़ी ज़्यादा क्लेम कर रहा है, उससे कम ही होता होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इज़ टू हाई। तो यानी कि जो इसका स्केप्टिकल मैनेजर क्या इसका बिलीव है, ये मैंने बताया कि जो अल्टरनेटिव होता है आपका हाइपोथेसिस वो बिलीव सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट में। तो जो बिलीव क्या है वो अल्टरनेटिव में जाएगा। तो ये जो स्केप्टिकल मैनेजर क्या बिलीव करता है कि जो ये क्लेम कर रहा है कंपनी के 45 मिनट लग रहे हैं एक टास्क को डिबग करने में, वैसा नहीं है, उससे कम लग रहा है। ठीक है, इस टू हाई है यानी कि ज़्यादा है, इससे मतलब कि 45 से क्या करेगा, कम लगेगा, तो ये लेस देन 45 मिनट होगा। ठीक है, तो आपका इसमें नल हाइपोथेसिस 45 होगा, और जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, लेस देन 45 होना चाहिए। ठीक है, तो यही इतना ही आपको काम था। अब यहाँ से देख लो, डिफाइन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस 45 है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल रहा है कि ग्रेटर देन 45 है। नहीं, क्योंकि वो तो डाउटफुल वही बोल रहा है ना, कि बोल रहा है कि नहीं ये टू हाई है, इतना नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, इसे बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस 45 है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेस देन 45 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा जो हमने ये क्लेम किया था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 43.75 ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये भी है क्या 43.75 ये भी नहीं हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, जिससे कि और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोल रहा था एवरेज बैटरी लाइफ ऑफ अ स्मार्टफोन फॉर सर्टेन मॉडल इज 15 आवर। बोल रहा है कि कंपनी क्लेम कर रही है, तो जैसे कंपनी क्लेम करती है तो वो क्या हो जाता है, वो डिफॉल्ट आपका क्या होता है, नल हाइपोथेसिस हो जाता है। तो ये कंपनी क्या क्लेम कर रही है कि आपका जो सर्टेन मॉडल है उसका जो बैटरी लाइफ है वो 15 आवर है, तो ये नल हाइपोथेसिस 15 हो जाएगा। With a standard deviation of 3 hours, an analyst suspect that the true average battery life is greater than 15 आवर। ये बोल रहा है कि नहीं, जो एनालिस्ट है वो ये सस्पेक्ट कर रहा है, ये बिलीव सिस्टम इसका दिखा रहा है, तो यही क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटिव में क्या बोल रहा है कि जो बैटरी लाइफ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि जो आपका इसका जो इसका मीन होगा, यानी कि जो इसका इसने प्रिडिक्ट किया है वो बोल रहा है कि नहीं, इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 15 आवर होना चाहिए। तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैच कर लो, इसमें बोलो स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहला ऑप्शन ही दे रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो 15 होगा, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला राइट है। इसमें लेस देन है ये भी नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 15 ये भी नहीं होगा, लेस देन 16 ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन का क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पहले ये देखना है कि कंपनी क्या क्लेम कर रही है, और दूसरा में उसके अल्टरनेट में कोई होगा, जैसे एनालिस्ट हो गया, कोई आपका रिसर्चर हो गया, या फिर कोई टेक पर्सन हो गया जिसका मैनेजर हो गया, वो उसको अपोज करेगा। वो बोल सकता है लेस देन या फिर ग्रेटर देन, तो उसको वही साइन देखना है, तो वो क्या होगा, वो अल्टरनेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, द पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म यूज कर रहे हैं, पावर ऑफ टेस्ट, ये क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या हो कहलाता है। ये जो टर्म है नया टर्म है, उसको हमें पहले समझना होगा। ये बोल रहा है टाइप 1 एरर, ये क्या होता है।
फिर ये बोल रहा है कि टाइप 2 एरर, यानी कि हमें 4 चीज़ें यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना होगा तो आपको पावर ऑफ टेस्ट पता होना चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है, इसको पहले पता होना चाहिए। चले तो हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या हो सकता है, वो या तो जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो करेक्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो आपका इनकरेक्ट हो सकता है। यही दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो देखो, तो करेक्ट होगा और इनकरेक्ट होगा। अब इसमें किस तरीके के एरर हो सकते हैं, एरर कैसे होगा, आप एरर को समझो। मान लो कि कोई हाइपोथेसिस, किसी ने स्टेटमेंट वो प्रेडिक्ट किया, वो करेक्ट हो सकता है या फिर इनकरेक्ट हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं, इसमें कुछ गलती आ जाए, एरर कब हो जाएगा? ठीक है, एरर कब होगा इनमें? एरर तब हो सकता है कि मान लो कि जो हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था, लेकिन करेक्ट होने के बावजूद आप क्या कर रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो। तो ये तो गलती कर रहे हो ना, वो करेक्ट था और आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये एक एरर हो गया कि करेक्ट को आप रिजेक्ट कर रहे हो। और दूसरी गलती कैसे हो सकती है कि हाइपोथेसिस जो था वो इनकरेक्ट था, एक्चुअल में जो हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, वो एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो अगर आप किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो वो भी क्या होगा, वो एरर में ही काउंट होगा। तो एरर में आप दो समझो कि एक तो आप रिजेक्ट करते हो, मतलब जो ओरिजिनल है करेक्ट है उसको ही आप रिजेक्ट कर दो, तो ये एरर होगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है फिर भी क्या कर ले रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर ले हो, तो ये क्या होता है, ये एरर में काउंट होता है। अब देखो, इसी का नाम, आपका नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं रिजेक्ट की केस की बात करूं, तो ये अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो इसको मैं बोल देता हूँ टाइप 1 एरर। इसको मैं नाम देता हूँ टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको मैंने दिया नाम टाइप 1 एरर। जब आप रिजेक्ट कर रहे हो, जब हाइपोथेसिस करेक्ट था और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तो इस एरर का हमने नाम दे दिया टाइप 1 एरर। दूसरा जो एरर बच रहा है वो बोल रहा है कि हाइपोथेसिस इनकरेक्ट था, लेकिन उसको आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये टाइप 2 का एरर है। क्या है ये, टाइप 2 एरर है। अब इसको मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक के में बात करूं तो देखो, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को कैसे समझ सकते हो। तो आप इसको समझो कि अगर मैं, इसमें दो चीज़ें आ रही थी ना, एक आ रहा था सिग्निफिकेंस लेवल। क्या आ रहा था, एक था सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम नॉर्मली आपको अल्फा से भी डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये दूसरा जो टर्म आया था वो आया था पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है वो होता है, या सिग्निफिकेंस लेवल होता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। और जो पावर ऑफ टेस्ट होता है, इसमें वो जो होता है वो 1 माइनस बीटा के बराबर होता है। तो इसमें जो बीटा होता है ना, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप समझ जाते हो तो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी आराम से बनेंगे। अब देखो, यहाँ पे क्या था, इसमें आप ध्यान से समझो कि कब एरर आया था, टाइप 1 एरर कब आ रहा था कि हाइपोथेसिस करेक्ट था, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर जनरेट हुआ। तो यहाँ पे समझो, इसको हम कैसे मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं। टाइप 1 एरर मतलब आप करेक्ट वाले को रिजेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका नल हाइपोथेसिस था वो क्या था, आप उसको क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो ऊपर लिखोगे रिजेक्ट। आप उसको क्या कर रहे हो, टाइप 1 एरर में आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो रिजेक्ट एच ओ। ठीक है, कब रिजेक्ट कर रहे हो, देखो रिजेक्ट कब कर रहे हो, जब वो ट्रू था। तो रिजेक्ट कर रहे हो जब वो ट्रू था, जो हाइपोथेसिस करेक्ट था तो उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो जो करेक्ट वाला है वो नीचे आ जाओगे। वो क्या था, जो आपका नल हाइपोथेसिस था वो क्या था, एच ओ इज ट्रू। तो आपने समझा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को शो करता है। और टाइप 1 एरर क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप रिजेक्ट कर रहे हो उस हाइपोथेसिस को। ठीक है, आप रिजेक्ट कर रहे हो उस हाइपोथेसिस को, जबकि वो क्या था एक्चुअल में, वो एक्चुअल में ट्रू था। तो ये आपका एरर आया। और उसी एरर को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल में हम अल्फा उसको बोलते हैं। उसकी हम अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं टाइप 1 एरर की, तो वही आपका अल्फा हो जाता है, या फिर उसका सिग्निफिकेंस लेवल होता है। ठीक है, तो इससे आपका एक फॉर्मूला बना अल्फा का या फिर सिग्निफिकेंस लेवल का। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, और गिवन क्या है कि एच ओ इज ट्रू, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू था। अब इसके अपोजिट में आ जाओ, इसमें क्या हो रहा है, जो बीटा बता रहा है कि वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। अब देखो, टाइप 2 एरर में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, एरर क्या आ रहा है, इसमें एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे एक्सेप्ट एच ओ। आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो करेक्ट इनकरेक्ट है। क्या है, वो इनकरेक्ट है।
तो आपका इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट आप बोल रहे हो कि जो नल हाइपोथेसिस था वो आपका इनकरेक्ट था, ठीक है? तो अगर ये इनकरेक्ट था तो इसके अपोजिट आप जानते हो कि क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो ये क्या होगा? ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है? एच ए जो होगा वो करेक्ट होगा या फिर इसको ट्रू बोल सकते हो। तो इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो जब नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, एच ए इज ट्रू। तो आपको समझ में आया कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं? तो आपको केवल ये वाला डायग्राम अगर आ रहा होगा ना, समझ में आ गया होगा, तो आप इसको लिख सकते हो। हाइपोथेसिस करेक्ट था लेकिन आपने उसमें एरर किया उसको रिजेक्ट करके। हाइपोथेसिस गलत था, इनकरेक्ट था लेकिन उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो भी एक तरीके का एरर आएगा। तो पहले वाले को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर, जिसमें आप रिजेक्ट कर रहे हो, और जिसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो इनकरेक्ट वाले को उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। उनकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? अब देखो, इसमें बीटा समझ में आ गया, लेकिन पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? तो आप पावर कैसे निकालते हो? देखो, पावर ऑफ टेस्ट, तो ये जो होता है वो होता है 1 माइनस बीटा, ठीक है? तो यहाँ पे बीटा रख दो। बीटा क्या है आपका? ये बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस अपॉन एच ए इज ट्रू, यानी कि अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू था। तो इसमें जब आप माइनस करते हो ना 1 माइनस पी, अब बताओ ये इस तरीके का चीज़ें आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कि सक्सेस को आप सक्सेस को पी से डिनोट कर रहे हो तो फेलियर क्या होगा? सक्सेस पी है तो फेलियर क्या होगा? उसमें से 1 माइनस पी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो फेलियर हो जाता है, ठीक है? 1 माइनस पी, पी सक्सेस तो 1 माइनस पी क्या होगा? फेलियर होगा। तो आप इसको जब 1 माइनस करोगे तो जो पावर ऑफ टेस्ट होगा वो क्या निकल के आएगा? उसके फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ये होगा कि आप क्या करोगे? एक्सेप्ट एच ओ को क्या हो जाएगा? ये रिजेक्ट एच ओ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उल्टा हो जाएगा, एक्सेप्ट था तो अब हो जाएगा रिजेक्ट, रिजेक्ट एच ओ अपॉन एच ए इज ट्रू। क्या है? एच ए इज ट्रू, यानी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है? ट्रू है। समझ में आ गया? तो आपका अल्फा और बीटा और पावर ऑफ टेस्ट आपको समझ में आ गया। तो एक चीज़ और ट्रिक मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो याद करने का ट्रिक ये है कि दोनों में जो है वो रिजेक्ट कर रहे हो ऊपर को, ठीक है? तो अल्फा में भी क्या कर रहे हो? आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो एच ओ को। नीचे क्या होगा? एच ओ इज ट्रू, ठीक है? तो ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया। अगर आपको पावर निकालना है तो सेम होगा आपका, केवल सब कुछ ऊपर सेम होगा। ये प्रोबेबिलिटी होता है, रिजेक्ट करोगे इसमें भी रिजेक्ट एच ओ, और इसमें नीचे वाला चेंज हो जाता है। इसमें जो नल हाइपोथेसिस ट्रू था इसमें क्या हो जाता है? इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है। तो इतना ही केवल दोनों में डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप ट्रिक याद कर सकते हो। जो एच ओ इज ट्रू या नल हाइपोथेसिस ट्रू यहाँ पे रहता है नीचे, और पावर में क्या होता है? ये एच ए इज ट्रू हो जाता है, और सारा का सारा सेम ही होता है। या फिर आप इतना पूरा अगर याद कर सकते हो, याद क्या करना है? कंसेप्ट समझना है, आराम से लिख सकते हो। तो पावर ऑफ टेस्ट समझ में आ गया और आपका सिग्निफिकेंस लेवल भी समझ में आ गया। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि हमें ईजी होगा। तो पहला में क्या लिखा? पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर ऑफ टेस्ट का हमने क्या निकाला था? ये पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला था। पावर ऑफ टेस्ट, ये जो फॉर्मूला था वो निकल के आया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच ओ अपॉन क्या था? एच ए इज ट्रू, यानी अल्टरनेटिव इज ट्रू, एच ए इज ट्रू। ये था फॉर्मूला। अब देखो ये बोल रहे थे पावर ऑफ, क्या बोल रहे हैं? द पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये क्या बोल रहे हैं? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे रिजेक्टिंग है, रिजेक्ट करो एचओ को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो, सही है? व्हेन इट इज फॉल्स, जब क्या है? जब आपका नल हाइपोथेसिस क्या है? फॉल्स है। तो ये देखो, जब यहाँ पे वो लिखा है कि पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? रिजेक्ट एचओ करते हो जब एच ए इज ट्रू होता है। तो एच ए अगर ट्रू है तो इसके अपोजिट जो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? वो फॉल्स होगा, और यही स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ये क्या होगा? ये वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। समझ में आ गया? तो इस फार्मूले से आपको ये वाला समझ में आ गया। दूसरा देखो क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है? इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट करते हो एच ओ को, रिजेक्ट करते हो एच ओ को, जबकि जो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? वो ट्रू होता है, एच ओ इज ट्रू। यही होता है सिग्निफिकेंस लेवल को। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसको ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्टिंग, ये एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप कर रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट व्हेन इट इज ट्रू। क्या है? जब एच ए क्या है? ट्रू है।
ये आपका स्टेटमेंट बोल रहा है, लेकिन आपका जो सिग्निफिकेंस होता है वो तो इसके अपोजिट होता है। ये एच ए ट्रू नहीं होता है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और फिर उसको क्या करते हो आप रिजेक्ट करते हो, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो, टाइप 1 एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप 1 एरर, तो जो अल्फा होता है वही क्या होता है, वो आपका टाइप एरर की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉल्स। तो आपका जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट तो होगा वो एच ए इज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल या टाइप 1 एरर। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। फिर बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज 0.05, बोल रहा है कि टाइप 2 एरर है ये क्या होता है, वो बीटा होता है। ठीक है, बीटा क्या दिया हुआ है, वो दिया है 0.05। ठीक है, द पावर ऑफ टेस्ट इज 0.9। तो ये बोले कि पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, क्या बोले कि पावर ऑफ टेस्ट जो होगा वो क्या 0.95 होगा। तो हमने पावर ऑफ टेस्ट और बीटा में क्या देखा था, रिलेशन देखा था। क्या होता है, तो आप इसको याद कर लेना, जो पावर ऑफ टेस्ट होता है वो इक्वल होता है, वो 1 माइनस बीटा के बराबर होता है। तो 1 में से ये 0.05 बीटा की वैल्यू इसको माइनस कर दो, तो अब इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.95 ही आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से राइट है, ए, सी और डी ऑप्शन जो होंगे राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, अ टेक कंपनी क्लेम्स दैट एवरेज टाइम देयर एम्प्लॉइज टू सॉल्व अ डिबगिंग टास्क इज 45 मिनट विद अ नोन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 मिनट। A skeptical manager believes this time is too high and takes a random sample of 64 tasks. The manager decided to reject the company claim if the sample average is less than C minute. Based on the given information, answer the sub question. तो पहला क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया था, ठीक है, जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया था, ठीक है, उससे पहले कर लिया था। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। If the value of significance label is 0.16, then find the value of 6। आपको बोल रहा है कि significance label की जो वैल्यू दे रहा है वो 0.16 दे रहा है, यानी कि जो आपका अल्फा जो वैल्यू था, अल्फा की वैल्यू जो हमने देखा था अभी, जो टेस्ट का अलग अलग देखा था टाइप 1 एरर का, उसमें से सिग्निफिकेंस लेवल देखा था जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0.16 दी गई है, तो उसके बेसिस आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जो यहाँ पे बोल रहा है ना कि सैम्पल एवरेज टाइम इज लेस देन सी, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है उसको फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करना है, आराम से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना उसको हम ध्यान से लिख लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा ये यूज में आएगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि एक टेक की कंपनी है, कंपनी क्या क्लेम कर रहा है कि जो एवरेज टाइम है टू सॉल्व अ डिबगिंग टास्क, ये क्या है, जो इसकी एवरेज टाइम दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो 45 मिनट है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, इसका दिया कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है कि कितना दिया गया क्वेश्चन में, ये आपका 10 मिनट दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे जो सैंपल साइज है, रैंडम सैंपल साइज है, वो कितना लिया रहा है। तो जो सैंपल साइज है वो भी आप देख लो, जो सैंपल साइज दिया है क्वेश्चन में वो दिया गया 64। और फिर उसके बाद बोल रहा है द मैनेजर्स डिसाइड टू रिजेक्ट द कंपनी क्लेम इफ द सैंपल एवरेज टाइम इज लेस देन सी। ठीक है, जब मैनेजर कब इसको रिजेक्ट करेगा, मैनेजर इसको रिजेक्ट कर कब करेगा, रिजेक्ट तब करेगा जब आपका जो मीन है, यानी कि जो सैंपल एवरेज टाइम है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन हो, क्या हो, सी से हो। ये आपका रिजेक्ट करने का कंडीशन है कि जो सैंपल एवरेज टाइम होना चाहिए वो लेस देन सी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या बताएं कि अब हम इसमें नल हाइपोथेसिस हम निकाल सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, जो कंपनी क्लेम करती है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है आपका 45 है। ठीक है, फिर जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, ये जो आपका मैनेजर बोल रहा है कि स्केप्टिकल मैनेजर बिलीव दिस टाइम इज टू हाई, यानी कि कुछ ज़्यादा ही है, इससे कम होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, वो लेस देन 45 होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले साइन से आपको क्या लग रहा है कि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, क्या ये लेफ्ट टेल टेस्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल दिया गया और तब आपके सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ, ये अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल का ही होता है, टाइप 1 एरर को डिनोट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी को। तो ये क्या होता है, ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच ओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, रिजेक्ट एच ओ, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जब गिवन दैट एच ओ इज ट्रू, यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। यही होता है ना सिग्निफिकेंस का निकालने का फॉर्मूला। अब बताओ रिजेक्ट कब हो रहा है, रिजेक्ट किस कंडीशन में हो रहा है, जब मैनेजर रिजेक्ट करेगा जब उसका जो आपका सैंपल एवरेज टाइम है वो लेस देन सी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट कब कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दो जो एवरेज टाइम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन सी होना चाहिए। और एच ओ इज ट्रू, यानी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो नल हाइपोथेसिस में मीन क्या है, मीन क्या है 45 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे मीन इक्वल टू 45।
आया समझ में? अब देखते हैं, ये जो है आपका ये अल्फा इक्वल टू ये पता चल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप इसमें स्टैंडर्डाइजेशन लगा दो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि जो इसमें सैंपल का जो वैल्यू है, नंबर है, वो 64 है, जो कि 30 से ज़्यादा है। तो आप क्या करो, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मीन एक्स है, तो मीन एक्स में से कैसे आप निकालते हो, इसको आप कर दो, एक्स में से माइनस करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बार एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स, कर सकते हो। और फिर इधर भी करना होगा भाई, तो सी माइनस करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बार एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और गिवन क्या है, गिवन जो है वो दिया है म्यू इक्वल टू 45, ठीक है। अब देखो, ये जो होगा स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, ये जो होता है ये जी होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे आप जी लिख सकते हो, तो ये आपका जी हो गया, जी लेस देन सी माइनस, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसको समझो, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है कि जो आपका मीन है ना, जो आपका सैंपल एवरेज टाइम है, इसके बारे में कुछ कौन से समझ जाओ कि इसका क्या दिया गया है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है, ये आपका 10 मिनट गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जो सैंपल साइज लिया गया है, वो सैंपल साइज जो है वो कितना है, वो 64 टास्क है, रैंडम सैंपल लिया गया है, ठीक है। तो जब 64 है और ये क्या है, ये 30 से ज़्यादा है, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप CLT लगाओगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि ये जो होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी बात हो रही है, तो बताओ कि जो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा म्यू के, ठीक है। किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो बराबर होगा वो होता है आपका सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन के, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, म्यू कितना गिवन है, म्यू आपका एवरेज टाइम जो दिया गया वो 45 दिया गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा जो यहाँ पे है, जो गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, वो 10 है। और जो नंबर है, नंबर कितना गिवन है, सैंपल साइज कितना है, वो 64 है, तो यहाँ पे अंडर 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10/8। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये म्यू कहाँ से आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन कैसे आ गया, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम समझ लेते हैं। अगर सपोज करो कोई डेटा है x1 x2 x3 और डॉट डॉट करके n तक है, ठीक है। तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन बताओ क्या होगा, इसका मीन होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट करके प्लस xn तक होगा, ठीक है। और ये क्या करते हो आप, n से डिवाइड करते हो जितना नंबर होता है। तो अगर आप इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू लगेगा और ये x1 प्लस x2 डॉट डॉट करके प्लस xn तक, और ये क्या होगा, ये n होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर मान लो कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो ए एक्स का, तो जो ए कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, और फिर ये क्या होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आया? तो इसमें भी क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये अगर मान लो कि ये एन क्या है, कांस्टेंट है, तो एन क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n। और फिर इसके अंदर लिख सकते हो, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn, ये डॉट करके xn तक होगा, ठीक है। सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, ये म्यू के बराबर होगा, इसका भी क्या होगा, म्यू के बराबर होगा, इसका भी क्या होगा, म्यू के बराबर होगा। तो ये n टर्म है, तो ये जो n टर्म इसमें आप ऐड करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा n टर्म है तो n इंटू म्यू हो जाएगा। n पहले ही है तो n से n क्रॉस आउट हो गया, तो इसका जो इस बारे मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आया, ये म्यू के बराबर आया। तो यहाँ से हम ले रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, पे याद रखना, हर जगह हम यही यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, वो म्यू होगा। अब इसका वेरिएंस देख लो, वेरिएंस क्या होता है, जब इसमें वेरिएंस लोगे इसका, ठीक है, इसका अगर वेरिएंस लोगे तो आपका इसमें वेरिएंस लगाओगे, वेरिएंस लोगे एक्स बार का, तो ये आप वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, तो वेरिएंस वाला क्या होता है, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट करके ये प्लस xn तक है और डिवाइडेड बाई n होता है। तो यहाँ पे अपने वेरिएंस का देखा था, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर वेरिएंस ax होता है तो जो कांस्टेंट टर्म होता है बाहर निकलता है तो a स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या होगा, ये वेरिएंस ऑफ x होगा, ठीक है, यही होता है। तो अब क्या करोगे, n होगा तो ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ डॉट डॉट करके ये मान लो xn, ठीक है, ये xn। तो यहाँ पे n xn तक वेरिएंस है, तो इसमें क्या कर सकते हो, अगर सबका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा
एन इंटू, और हर एक वेरिएंस का क्या होगा, वेरिएंस क्या होता है, ये आपका होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर रखोगे, तो इसको देखोगे तो एन से ही एन कट गया, तो यहाँ पे हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, तो वेरिएंस ऑफ बार एक्स कितना निकल के आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन आया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन बार एक्स निकालोगे तो इसका क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर अपॉन एन, म्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा तो म्यू हो जाएगा, और इसका अंडर रूट यहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर कहीं भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स का अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे म्यू अपॉन अंडर रूट एन लिख रहा हूँ और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू लिख रहा हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे यहाँ पे आया, और मैं डायरेक्टली इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कैसे यहाँ से निकल गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा वो क्या होगा, 10/8 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आया, 1.25 आया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये सी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी इसकी, यहाँ पे म्यू गिवन है 45, तो यहाँ से आपका 45 ही आ जाएगा, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स कितना निकल के आया, ये निकल के आया 1.25, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। आपका अल्फा सिग्निफिकेंस दिया गया है 0.16 दिया गया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 0.16। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका लेफ्ट टेल है, ठीक है, जी फिर लेस देन है, तो लेफ्ट टेल में आप डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, ये हो सकता है एफ जी रख सकते हो, ठीक है, एफ जी हो जाएगा सी माइनस 45 अपॉन 1+25, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब यहाँ पे आपका देखोगे तो जो एफ जी 0.16 है, ये इधर आ जाएगा एफ जी, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ले लोगे, यहाँ से गिवन में दिया होता है, तो यहाँ पे देखो जो एफ जी की वैल्यू इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, इसके जगह पे लिख सकते हो 0.99। अब यहाँ पे इससे देख लो, ये वाला आपका गिवन होता है, ठीक है, तो इसके जगह पे रख सकते हो आप 0.99 रख सकते हो, इक्वल टू सी माइनस 45 अपॉन 1+25, ठीक है, 1.25। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ से सी माइनस 45 इक्वल टू हो जाएगा -0.99 इंटू 1.25। अब सी क्या होगा, इसमें से 45 प्लस हो जाएगा, 45 माइनस 0.99 इंटू 1.25। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 43.76 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 43.76, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे आप सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, अगर अल्फा दिया गया है तो उसमें सी अगर कोई अननोन पैरामीटर है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेटअप दिया गया है, अ डिलीवरी कंपनी क्लेम्स दैट एवरेज डिलीवरी टाइम फॉर पैकेज इन अ सिटी इज 20 मिनट विद एन नोन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 मिनट। To verify this claim, a researcher record the delivery times for a random sample of 36, ठीक है, कितने सैंपल लिया गया, 36 पैकेज लिया गया, एंड फाइंड दैट सैंपल मीन 22 मिनट, सैंपल मीन भी यहाँ पे गिवन है। लेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी, ये आपका नल हाइपोथेसिस का दिया गया और ये क्या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया, ठीक है। फिर बोला सिंस द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार एक्स अंडर द नल हाइपोथेसिस विल बी, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, विथ मीन ये, और वेरिएंस क्या होगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी विल सॉल्व दिस, और यहाँ पे 4, 5, 6 ऐसे दिए गए, और इसमें से बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन राइट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको समझते हैं। पहले जो डेटा गिवन होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो कंपनी क्लेम क्या करती है कि जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो क्या है, 20 मिनट है, यहाँ पे पहले में दिया गया। जो नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो कितना गिवन है, वो आपका 6 गिवन है, ठीक है। सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज गिवन है कि 36 पैकेज को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहे थे, एन क्या दिया गया, 36 पैकेज दिया गया, ठीक है। अब जो सैंपल मीन है वो कितना है, सैंपल मीन कितना आ रहा है, तो यहाँ पे बोला गया कि सैंपल मीन क्या है, वो 22 मिनट है, तो यहाँ पे देख लो सैंपल मीन क्या होगा, सैंपल मीन जो है वो 22 है। और जो आपका हाइपोथेसिस दिया गया है, जो नल हाइपोथेसिस है, वो बोल रहा है कि जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है, 20 है। और जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या बोल रहा है कि जो म्यू है, यहाँ पे देखो आप, म्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 20 है, ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिजेक्ट कब करने के लिए बोल रहा है, कंसिडर टेस्ट दैट रिजेक्ट एच ओ इफ जो बार एक्स इज ग्रेटर देन सी है, ठीक है। तो इसमें रिजेक्ट कब करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे भी देखो रिजेक्ट कब कर रहा है, रिजेक्ट एच ओ इफ जो बार एक्स है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देखो ना, तो ये जो अल्फा है वो ये वाला लगा है कि इस पे अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्ट एच ओ अपॉन एच ओ इज ट्रू,
ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा है, अब नीचे जस्ट इसके देख रहा हूँ ना, तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके दे दिया है। तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा की वैल्यू भी दे दिया है, ये क्या है 0.05 है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पूरा गो थ्रू कर लिया करो, तो आप ऐसा पता चले कि आप अल्फा निकाल रहे हो, लेकिन अल्फा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि सिंस द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार एक्स अंडर द नल हाइपोथेसिस विल बी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो देखो, सबसे पहले आपका सैंपल डेविएशन इसमें दिया गया है, जो साइज है वो भी क्या है, वो आपका कितना सा पैकेज लिया गया, वो 36 पैकेज को ट्रैक किया जा रहा है। तो आप CLT से यहाँ पे लगा के बोल सकते हो कि जो इसका वो होगा, जो बार एक्स होगा, वो किसको फॉलो करेगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो 1 है, तो ब्लैंक 1 में क्या आएगा, ब्लैंक 1 में आपका आएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में ये फिल होगा। फिर बोला मीन क्या होगा, तो आप समझो मीन कैसे कैलकुलेट करते हो। तो अभी मैंने बताया कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो म्यू के बराबर होगा। और म्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन में 20 दिया गया है। तो इसमें मीन इसका निकल के आया 20, तो 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट इसका राइट होगा। ठीक है, 2 का फर्स्ट, यहाँ पे 2 रख दो। फिर बोला है वेरिएंस, वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमने वेरिएंस का फॉर्मूला देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलते हैं, तो वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर, और एन कितना है, एन आपका 36 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 36, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वेरिएंस कितना निकल के आया, 1 आया। तो 1 कहाँ पे है, ये है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये आपका थर्ड वाले का, थर्ड की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 रखोगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी विल सॉल्व दिस। अब ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल सॉल्व कर रहा है, अब इसको देख लेते हैं। अब आप क्या बोल रहा है, अल्फा बोल रहा है कि अल्फा क्या करता है, ये आपका दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे एच ओ को, या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, जबकि एच ओ क्या है, एच ओ इज ट्रू। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखो, तो रिजेक्ट एच ओ कब कर रहे हो, इसका कंडीशन दिया गया है कि जब जो बार एक्स है, जो बार एक्स है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, तब आप इसको रिजेक्ट करोगे। एच ओ इज ट्रू के केस में क्या होगा, तो एच ओ इज ट्रू मतलब जो उसका नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, जो म्यू की वैल्यू होगी वो 20 होगी। तो आप यहाँ से यहाँ पे रख सकते हो म्यू की वैल्यू 20। ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो ये है 0.05। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया पहले ही। और यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बार एक्स इज ग्रेटर देन सी, और ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 20। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, यानी कि इसमें दोनों में से माइनस ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसमें डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.05 इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो बार एक्स में से क्या करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन करोगे आप, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बार एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स, इससे माइनस किया, दोनों तरफ से माइनस करोगे, और ये हो जाएगा सी अपॉन, फिर यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बार एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स। ठीक है, और ये क्या है, गिवन म्यू इक्वल टू 20। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी। तो देखो हमने क्या निकाला था, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला था, तो ये आपका कितना, इसको आप जेड लिख सकते हो, पहले इसको जी लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसको हमने जी लिख दिया, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, सी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 20 गिवन है, तो यहाँ पे 20 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो आप, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स निकालोगे, तो ये किसके बराबर होता है, ये अपन होता है म्यू अपॉन अंडर रूट एन के बराबर होता है। ठीक है, या फिर उसको अंडर रूट से कर दोगे वेरिएंस का, तो अंडर रूट कर दोगे तो वही होगा। तो यहाँ पे म्यू कितना है, म्यू आपका 6 है, आपका अंडर रूट एन कितना है, 36 है, तो इसको 36 से कर दो, तो 6/6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स भी कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, तो आपका ये वाला इक्वेशन बन रहा है। अब इसमें क्या करोगे, ये आपका राइट टेल है, तो हमें इसको लेफ्ट टेल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो आपका जी होता है, जी टेबल होता है, वो लेफ्ट टेल की प्रॉब्लम की वैल्यू देता है। तो इसको कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 0.05 इक्वल टू, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 1 माइनस कर दोगे, ग्रेटर देन है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड लेस देन और इक्वल टू सी माइनस 20/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप इधर लेके जाओगे, प्रोबेबिलिटी इधर अगर जाएगी तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू सी माइनस 20/1, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.05।
तो 1 माइनस 0.05 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.95 आएगा। ठीक है। देखो उसके ऑप्शन भी देख लो आप यहाँ पे, अगर आप इतना सॉल्व करो उससे पहले ही देख लो कि यहाँ पे दिख रहा है कि 4 क्या है, 0.05 प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 4 है तो 4 पे क्या आपका ऑप्शन आएगा, C-20 आ रहा है। तो C-20 देखो कहाँ पे है, C-20 यहाँ पे है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, C-20 यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा। फिर 5 में देखो ये इधर आ गया, फिर आप क्या कर रहे हो, इज लेस देन, फिर यहाँ पे 4 में तो C-20 है, 5 में क्या आ जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये 0.95 आ रहा है। तो 0.95 कहीं है तो 9th वाले में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, और ये तो यहाँ पे 9 वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। फिर इसको सॉल्व करो आप, फिर क्या बोल रहा है कि आप C की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से बोल रहा है 6th वाले पोजीशन पे, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू आ रहा है, अब इसकी आप क्या कर लो, आप इसकी FC वैल्यू ले लो, तो आप इसके जगह पे रख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका CDF होता है वो FC में वैल्यू देता है, तो इसको आप लिख सकते हो P प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन इक्वल टू, ये ही लिख सकते हो इसके जगह पे, ये FC के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ये हो जाएगा C-20। ठीक है, इक्वल टू 0.95 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब आप FC की वैल्यू लोगे ना, तो जो 0.95 आप देखो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, 0.95। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू लोगे, ये वैल्यू आपका गिवन होता है, G लेवल का वैल्यू यहाँ पे दिया गया रहता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो C-20 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.645। क्या हो जाएगा, 1.645। देखो 0.95 का जब इन्वर्स लोगे तो अब क्या होगा, वो 1.645 के बराबर होगा। तो C-20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.645, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 1.645 प्लस 20, यहाँ पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 21.645। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे आपको इनपुट करना था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 21.64। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको सिग्निफिकेंस लेवल कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो आपको बनाने आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ यूनिवर्सिटी क्लेम्स दैट द एवरेज टाइम फॉर स्टूडेंट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एग्जाम इज 60 मिनट। क्या बोल रहा है कि ये आपका नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि कंपनी क्लेम, यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि जो एवरेज बच्चा है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है पर्टिकुलर एग्जाम को, ये 60 मिनट इनको लग रहा है। तो ये नल हाइपोथेसिस ये है, विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 मिनट। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया गया, ये आपका 5 मिनट गिवन है। एंड एनालिस्ट बिलीव दैट द एवरेज टाइम इज लेस देन 60 मिनट। अब देखो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, एनालिस्ट है वो क्या रहा है कि नहीं, जो एवरेज है, एवरेज जो टाइम होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, तो यहाँ पे लेस देन 60 है। यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट लगेगा। यहाँ पे देखो साइन से लेफ्ट टेल टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगने होता है, ये यहाँ से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से पता चल जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ही रैंडमली सेलेक्ट 100 कंप्लीटेड एग्जाम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो सैम्पल साइज ले रहा है वो 100 ले रहा है, एन की वैल्यू क्या है 100 है, एंड फाइंड दैट एवरेज कंप्लीशन टाइम इज 59.3। जो यहाँ पे जो इसका एवरेज टाइम निकल के आ रहा है, कंप्लीशन टाइम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 59.3। अब देखो ये जो आपका इसमें पी वैल्यू निकलता है, सेम चीज़ें होती हैं, देखो कहाँ पे डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आप प्रोबेबिलिटी लेते हो रिजेक्ट एच ओ का, कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे अपॉन नल हाइपोथेसिस क्या हो, इज गिवन देन नल हाइपोथेसिस ट्रू। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, ये रिजेक्ट कब करेगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, तो इसकी कंडीशन की जो साइन आती है ना, वो आपका लेफ्ट टेल टेस्ट जो होगा वो कहाँ से आएगा, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से आता है। तो ये कौन सा साइन आएगा, ये लेफ्ट टेल टेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आया। ठीक है, कंडीशन क्या होगा कि जो टेस्ट होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जो इसका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया 59.3, तो ये स्मॉल टी से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो आप रिजेक्ट कब करोगे, जब जो टाइम आए वो क्या होना चाहिए, वो 59.3 से कम होना चाहिए। ये जो साइन कहाँ से आ रहा है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो दिया होगा लेफ्ट हेल्ड टेस्ट है, तो वो यहाँ से साइन आता है। तो इसके जगह पे लिखो रिजेक्ट कब करोगे आप, जब जो टेस्ट का टाइमिंग आए वो लेस देन 59.3 से आए। ठीक है, एच ओ इज ट्रू, एच ओ इज ट्रू मतलब हाइपोथेसिस ट्रू है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 60 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे टी में से एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिवाइड माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स। ठीक है, लेस देन साइन लगाओगे, यहाँ पे हो जाएगा 59.3, इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बार एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स हो जाएगा। और क्या है गिवन,
म्यू इक्वल टू 60, नीचे वाला कंडीशन आपको भूलना नहीं है। अब इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, जी लिख सकते हो, तो यहाँ पे जी आ गया, फिर लेस देन 59.3 और ये माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो म्यू के बराबर होती है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन के बराबर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5 गिवन है, तो यहाँ पे 5 रख दो। अंडर रूट एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 100 है, यानी 100 सैंपल साइज दिया गया, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 10, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है 0.5, पूरी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 59.3, एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू के बराबर, म्यू क्या है 60 है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा -60। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया है 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 रख दोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको जो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा जी लेस देन, इसमें से माइनस करोगे 15 माइनस 60, तो ये हो जाएगा -0.7 अपॉन 0.5, फिर इसको डिवाइड करोगे इससे, तो ये हो जाएगा जी जो होगा वो लेस देन होगा, ठीक है, जी लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन मिस कर रहा है, तो ये जो लेस देन होगा ये हो जाएगा -1.4 के, ठीक है, होगा। अब यहाँ से जी टेबल से आप इसके वो वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, तो ये जो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो FC -1.4, इसकी आपकी वैल्यू का टेबल, ये आपका वैल्यू गिवन होगा आपके एग्जाम में, तो ये जो अल्फा स्टार की वैल्यू आई या फिर पी वैल्यू आई वो आई 0.08, क्या है 0.08। अब देखो दो केसेस बनते हैं कि कब आप रिजेक्ट करते हो कब आप एक्सेप्ट करोगे। तो जो अगर अल्फा स्टार की वैल्यू हो या फिर इसको पी वैल्यू बोल दो, ठीक है, जो पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा आता है तो उसको क्या करोगे आप एक्सेप्ट करोगे, क्या करोगे, अगर पी वैल्यू जो आई अल्फा स्टार की वैल्यू अगर अल्फा से बड़ी आती है तो उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा से आए तो आप उसको क्या करोगे रिजेक्ट करोगे। यही कंडीशन आपका होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। पी वैल्यू की अगर वैल्यू या फिर अल्फा स्टार की वैल्यू अल्फा से बड़ी आती है तो एक्सेप्ट, अगर अल्फा से छोटी आती है तो रिजेक्ट। तो अभी आपका क्या आया, तो उसके दो केस बनते हैं, क्या क्या दिया गया है, एक जो अल्फा दिया गया एक ऑप्शन में ये दिया गया 0.05, और एक में क्या दिया गया अल्फा इक्वल टू 0.01 दिया गया है। ठीक है, आप इसको दोनों को कंपेयर किससे करना है, अल्फा स्टार से कंपेयर करना है, पी वैल्यू से कंपेयर करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.08 है, दोनों कंपेयर करो। 0.08 जो आपका पी वैल्यू निकल के आ रहा है, क्या ये अल्फा से कम है, तो या फिर अल्फा से कम है तो रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। अब तो ऐसा है नहीं कि ये क्या है, अल्फा स्टार की जो वैल्यू है, जो अल्फा स्टार की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है आपके अल्फा से इस केस में, क्योंकि 0.05 अल्फा है आपके ऑप्शन में दिया गया, तो ये क्या है ग्रेटर देन है, तो ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, रिजेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो अल्फा स्टार की वैल्यू है 0.08 आ रही है वो बड़ी आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इस वाले केस में देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 0.01 है, तो आप इसे कंपेयर करोगे तो भी क्या आ रहा है, अल्फा स्टार जो है 0.08 है, वो क्या है वो ग्रेटर देन क्या है अल्फा है। ठीक है, ग्रेटर देन अल्फा है, तो ये क्या भी होगा ये एक्सेप्ट होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ये रिजेक्ट करने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। तो आप क्या करते हो सिंपल जो वैल्यू आती है पी वैल्यू उसको चेक करते हो कि अगर ग्रेटर देन अल्फा है तो एक्सेप्ट, लेस देन अल्फा है तो रिजेक्ट। आगे समझ में। और यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे आपका जो टेल होता है वो कैसे डिसाइड होता है, जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वहाँ से लेफ्ट टेल टेस्ट होगा क्या होगा वो यहाँ से डिसाइड होता है, और आपका जो कंप्लीशन टाइम होगा एवरेज कंप्लीशन टाइम होता है जो स्मॉल टी होता है वो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे आप कंपेयर करते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेम आपका क्वेश्चन बोलता है यानी कि सेम पैटर्न पे है। ए फैक्ट्री क्लेम्स दैट द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ इट्स रजिस्टर इज 100 ओम। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस दिया गया है, ये बोल रहा है कि 100 ओम है। ठीक है, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर 100 ओम है विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ओम दिया गया है। अ बायर सस्पेक्ट दैट अ ट्रू मीन मे बी हायर देन 100 ओम। तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या बोल रहा है कि इससे क्या होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, 100 ओम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका राइट टेल टेस्ट लगा हुआ है, राइट टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेस्ट दिस क्लेम ही सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 रजिस्टर। सैंपल साइज क्या ले रहा है वो 100 रजिस्टर ले रहा है। द बायर डिसाइड टू रिजेक्ट द फैक्ट्री क्लेम। रिजेक्ट कब कर रहा है, अब यहाँ पे देखो रिजेक्ट का भी कंडीशन दिया है, तो सारा जो ऑप्शन दिया रहता है ना, जो 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 भी डेटा दिया गया तो उसको आप एक बार लिख लिया करो।
रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इफ़ द सैम्पल मीन वो क्या हो, वो ग्रेटर देन क्या हो 10.1020.06 से ज़्यादा हो तो रिजेक्ट करेगा, एंड एक्सेप्ट अदरवाइज, अगर से कम आता है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। गिवन दैट द फैक्ट्री क्लेम इज ट्रू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बायर रिजेक्टेड। क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री क्लेम का ट्रू है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बायर इसको रिजेक्ट करेगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर रिजेक्ट कैसे करेगा, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी लगाओगे, रिजेक्ट एच ओ, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं कब, जब नल हाइपोथेसिस क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, यही वाला कंडीशन लगेगा। अब इसमें सिंपली सारे का सारे पुट कर दो। रिजेक्ट एक्चुअल कब करेगा, जब जो मीन आ रहा है वो ग्रेटर देन 1020.06 है, ये आपका गिवन है, और यहाँ से भी आपका कंडीशन पता चल रहा है कि इसमें राइट रिलेटिव्स लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, तो ये जो होगा, ये जो मीन होगा वो क्या होना चाहिए रिजेक्ट करने के लिए, वो 102.06 से बड़ा होना चाहिए, और एच ओ इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे मीन क्या होगा, मीन जो होगा वो 100 होगा, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें क्या करो, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करो, तो ये हो जाएगा मीन, इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस कर दोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, फिर आपका ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ पे साइन लगेगा ग्रेटर देन का, ये हो जाएगा 102.06, और इसमें से माइनस करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बार एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बार एक्स। गिवन दैट क्या है, गिवन कंडीशन गिवन है कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, इसको आप लिख सकते हो जी, यहाँ पे जी इज़ ग्रेटर देन है, जी इज़ ग्रेटर देन, और ये क्या है, ये 102.06, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, आपका नॉर्मल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये म्यू ही होती है, तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप अगर एक्स निकालते हो तो ये होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। सिग्मा क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, और सैम्पल साइज़ क्या है, n की वैल्यू 100 है, तो इसको करोगे 10 अपॉन अंडर रूट 100, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा g इज़ ग्रेटर देन, इसमें से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2.06, 102.06 में से -100 करो तो ये हो जाएगा 2.06। अब देखो ये क्या है, जब हम जी टेबल को देखते हैं तो जी टेबल आपका लेफ्ट वाले का ही केवल क्या बताता है, आपके वैल्यू बताता है, तो इसको साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा जी लेस देन और इक्वल टू 2.06। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड आ गया। अब यहाँ से क्या करो, ये आपका गिवन होगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एफ सी 2.06, ये टेबल आपका दिया होगा, गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया गया होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी दिया होगा, तो ये दिया होगा 1 माइनस 0.9803 दिया गया होगा। ठीक है, इसको माइनस कर दो, 1 में से माइनस करोगे 0.9803, तो ये आएगा 0.019। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यानी कि इसकी नियर अबाउट वैल्यू लोगे तो ये क्या होगा 0.02, और ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि कब रिजेक्ट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बीटा की निकाल लो, पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ सेम पैटर्न पे। इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें रिजेक्ट कब करेगा, रिजेक्ट एच ओ एज सिग्निफिकेंस लेवल, तो आपको क्या करना है, पी वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर देख लेना कि रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन इसको आप गो थ्रू कर लेना एक बार, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।